Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Lab 7 of Microprocessor Interfacing. In the previous lab, I have discussed the implementation of conditional and unconditional jumps in emulator 8086. But in this video, I will discuss how we can implement conditional instructions and loops using emulator 8086. लूप का कंसेप्ट इन अ सेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एक ही कोड बार बार लिखें, डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर अगर हम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो तो हम हर वैल्यू के लिए सेम कोड, ऑब्वियस है कि वो सेम कोड ही होगा। सो हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सेम कोड लिखें तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है और हमारे पास एरर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोग्राम में कुछ भी एरर आए और वो जल्दी से जल्दी और कम लाइंस ऑफ कोड में लिखा जाए। तो हम चाहते हैं कि हमें वो एक ही कोड बार बार नहीं लिखना पड़े, तो देन हम लूप्स को यूज़ करते हैं। लूप्स को यूज़ करने से ये होता है कि हमारे जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है और हमें लाइंस ऑफ कोड जो है वो कम लिखनी पड़ती हैं और इसी वजह से हमारा जो कोड के अंदर एरर है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। आल्सो इट सेव्स अवर टाइम। लूप्स जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज में बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती हैं जैसे हम किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स को यूज़ कर रहे होते हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वही है कि हमें लेसर नंबर ऑफ लाइंस कोड की लिखनी पड़े ताकि जो हमारा प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन भी जल्दी से हो जाए और जो एरर हैं उसके चांसेस भी कम हो जाए। So to implement loop, three things are important. First thing is a loop variable, which can be incremented or decremented. अब हमारे पास सिमुलेटर 8086 में जो जनरल पर्पस रजिस्टर CX रजिस्टर जो है काउंटर रजिस्टर, वो लूपिंग वेरिएबल के लिए रिजर्व्ड है जो कि हर आइटरेशन के बाद डिक्रीमेंट हो जाता है टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स फॉर अ लाइन ऑफ कोड। सो वी कैन यूज़ काउंटर रजिस्टर और जब तक काउंटर रजिस्टर ज़ीरो नहीं हो जाता हमारा लूप जो है वो कीप ऑन वर्किंग रहता है और रिजल्ट जनरेट करके हमें आंसर देता रहता है। एंड द लूप इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट्स CX विदाउट चेंजिंग एनी फ्लैग। ये CX डिक्रीमेंट होता जाता है और हमारे पास फ्लैग्स की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो लूप्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो कंडीशन है और कंडीशन की इम्प्लीमेंटेशन असेंबली लैंग्वेज में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है लैब 6 में। एंड थर्ड थिंग जो हमारे पास है वो कमांड और इंस्ट्रक्शन है जिसे हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं थ्रू द लूपिंग प्रोसीजर। तो इस तरह हमारे पास लूप के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन जो है वो लूप वेरिएबल है, सेकंड कंडीशन एंड द थर्ड थिंग इज कमांड और इंस्ट्रक्शन विच वी वांट टू एग्जीक्यूट। सो अब अगर हमें लूप अप्लाई करनी है किसी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में तो सबसे पहले हमारे इनिशियलाइजेशन करनी होगी किसी भी एरे के ऊपर एंड देन उसके बाद हम लूप अप्लाई करके जो किसी भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल कंसीडर करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एरे को डिफाइन कर दिया है कि एरे के अंदर ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। देन हमने एरे का जो एड्रेस है वो किसी रजिस्टर में फेच करना है और मेनली इस पर्पस के लिए हमारे पास सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स और बेस रजिस्टर जो है वो यूज़ होते हैं। देन हमने काउंटर रजिस्टर के अंदर जितनी मरतबा हमारे एरे में जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमने मूव की हैं उतनी वही हम काउंटर रजिस्टर में वैल्यूज मूव कर देंगे ताकि हमारा जो लूप है वो उतने टाइम्स चले। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारे एरे में 5 वैल्यूज़ हैं तो हमने CX में 5 मूव कर दिया ताकि हमारा जो लूप है वो 5 टाइम्स चले। देन उसके बाद हमने लूप लगानी है और लूप में हम कह रहे हैं कि मूव इंस्ट्रक्शन को हमने किया ताकि जो BX की मेमोरी लोकेशन पर जो एड्रेस पड़ा है वो उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वो AL रजिस्टर में मूव हो जाए। देन हम मीन्स के नेक्स्ट जो है इसके बाद हम इंक्रीमेंट BX करेंगे ताकि नेक्स्ट लोकेशन ऑफ एरे जो है वो फेच्ड हो जाए BX रजिस्टर में एंड इसके बाद हम लूप बैक कर देंगे। सो इस तरह ये लूप चलती रहेगी और जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप चलती रहेगी। मीन्स कि CX वैल्यू डिक्रीमेंटेड आफ्टर एवरी इटरेशन। सो इस तरह ये एक एग्जांपल है और लूप हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने कुछ लैब टास्क को देखते हैं। सबसे पहला जो लैब टास्क है हमारे पास है वो ये है कि राइट अ कोड टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 बिट डेटा 5 डेटा वैल्यूज।
तो 5 वैल्यूज लेनी है एंड स्टोर द रिजल्ट इन नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, और जो उनका रिजल्ट है वो हमने नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना है। तो इसके लिए हम अपना कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एरे डिफाइन करना है, बाइट साइज का एरे डिफाइन करना है, उसके अंदर 5 डाटा वैल्यूज मूव कर देंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस एरे का जो एड्रेस है वो हमने किसी रजिस्टर में इस एरे का जो एड्रेस है उसे फैच करना है। हमने यहाँ पर दिया रजिस्टर में नम एरे का जो एड्रेस है वो फैच कर दिया थ्रू लोड इफेक्टिव एड्रेस। अब हम एरे का जो स्टार्टिंग डाटा वैल्यू उसे हम एक रजिस्टर में मूव कर देंगे, बिकॉज हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो नंबर्स होना जरूरी, दो रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज होना जरूरी है ताकि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सके। देन हमने काउंटर रजिस्टर में 5 मूव कर दिया, बिकॉज हमारे एरे में 5 डाटा वैल्यूज हैं जिन्हें हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अब उसके बाद हम जो DI रजिस्टर में के लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी है उसे हम BX रजिस्टर में मूव करवा देंगे। अब हम मल BX का ऑपरेशन लगाएंगे ताकि जो AX में डाटा पड़ा है वो BX की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए, हमारे पास आंसर आ जाए। एंड देन हम इंक्रीमेंट DI को करेंगे ताकि अब जब हम इंक्रीमेंट DI करेंगे तो वो एरे की नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा। एंड देन फाइनल लूप यहाँ CX फिर यहाँ पर डिक्रीमेंट हो जाएगा एंड देन ये लूप चलता रहेगा जब CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई तो वो होगी वैल्यूज, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उस पर एंड पर ये भी है कि स्टोर द रिजल्ट इन नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमारे पास AX में जो रिजल्ट आ रहा है उसे हम DI की मेमोरी लोकेशन में मूव कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट है वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर मूव हो जाएगा। तो इसे हम इमुलेट करके चेक करते हैं। हमने फर्स्ट किया तो हमारे पास AX में 1 वैल्यू आ गई, CX में 5 आ गई और BX में हमारे पास 0 2 0 1 आ गई। अब जब इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी तो हमारे पास AX में 2 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट काउंटर रजिस्टर जो है वो डिक्रीमेंट होगा 4, BX में वैल्यू आएगी DI की एंड देन इससे मल्टीप्लाई होकर AX आंसर आ जाएगा। देन अगेन लूप चलेगा एंड काउंटर रजिस्टर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगेन BX में DI की वैल्यू मूव होगी एंड BX उससे मल्टीप्लाई होगा तो AX में हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देन CX अगेन इंक्रीमेंट होगा एंड ये प्रोसीजर चलता जाएगा जब तक हमारी लूप 0 नहीं हो जाती। तो इस तरह हमने टास्क 1 को परफॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट टास्क जो है हमारा वो ये है कि राइट अ कोड टू ऐड 2 नंबर्स एट द नंबर ऑफ 2 एरेज। मीन्स हमने एक कोड लिखना है कि जो 2 एरेज के नंबर को ऐड करे एंड मल्टीप्लाई देयर रिजल्ट, और जो उनका फाइनल रिजल्ट आ रहा है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें। इसके लिए भी ये प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 एरेज डिफाइन कर दिए और दोनों एरेज के अंदर कुछ वैल्यूज प्लेस कर दी, तीन वैल्यूज प्लेस कर दी। अब हमने इन दोनों एरेज का जो एड्रेस है वो किसी रजिस्टर में मूव करवा देना है एंड हमने काउंटर रजिस्टर की वैल्यू फिक्स कर देनी है, बिकॉज हमारे एरे में 3 एलिमेंट्स है तो हमने काउंटर रजिस्टर की वैल्यूज 3 फिक्स कर दिए ताकि हमारा लूप 3 टाइम चले। अब हमने उन एरेज का जो एड्रेस है जिन रजिस्टर में मूव करवाया था उन्हें हम उन रजिस्टर की मेमोरी लोकेशंस को किसी जनरल पर्पस रजिस्टर्स में मूव करवाएंगे फर्स्ट, SI को AL में एंड DI को BL में, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ इन दोनों को ऐड करने से ये हो रहा है कि हमारे पास दोनों एरेज का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो दोनों ऐड हो गए। हम इंक्रीमेंट SI और DI को इंक्रीमेंट करेंगे ताकि वो एरे की नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यूज को पॉइंट करे और ये लूप चलता जाएगा तब तक हमारा लूप 0 नहीं हो जाएगा प्रोसीजर, और यूं हमारे एरे के जो वैल्यूज हैं तीनों वैल्यूज वो ऐड हो जाएंगी। अब वो ऐड होगी उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमारे पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन में ऑप्शन कंडीशन गिवन है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उनके सम को मल्टीप्लाई करना है। देन हम मल्टीप्लाई BL कर देंगे तो जो AL के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी वो BL से मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारे पास फाइनल आंसर जनरेट हो जाएगा। तो हम इसे इमुलेट करके चेक कर लेते हैं। अब CX जब 3 था तो AX में हमारे पास 1 आ रहा है, फर्स्ट एरे का फर्स्ट नंबर, एंड BX में हमारे पास 5 आ रहा है सेकंड एरे का सेकंड नंबर, और जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो AX में हमारे पास 6 आ रहा है। तो इस तरह नेक्स्ट स्टेप में CX डिक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, अगेन फर्स्ट एरे का सेकंड नंबर, सेकंड एरे का सेकंड नंबर, एंड ये देन ऐड हो जाएगा। यूँ इसी तरह हम अपना टास्क 2 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम अपने टास्क 3 की तरफ जाते हैं एंड टास्क 3 जो हमारे पास वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ अ बाइट साइज एरे। मीन से हमने एक एरे में से मिनिमम नंबर फाइंड करना है और उसे स्टोर इट इन अ वेरिएबल मीन, और इसे वेरिएबल मीन में स्टोर करना है। इसके लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने
एक एरे में कुछ वैल्यूज को मूव करवा देना है, हमने लेट से हमने एरे में 4 वैल्यूज मूव करवा दी और हमने सबसे मिनिमम नंबर जो है एरे के एलिमेंट का उसे सर्च करना है और वेरिएबल में हमने उसकी वैल्यूज को स्टोर करना है जो हमारे पास मिनिमम नंबर आएगा। तो इस एरे का एड्रेस सबसे पहले हमने एसआई रजिस्टर में मूव करवा दिया और वेरिएबल एरे जो हमने बनाया उसका एड्रेस हमने डीआई रजिस्टर में मूव कर दिया। अब इस प्रीवियस टास्क की तरह एसआई और डीआई का जो एड्रेस है हमने एएल और बीएल रजिस्टर में मूव करवा दिया एंड देन फाइनल हम एएल का रिजल्ट बीएल में मूव करवाएंगे बिकॉज हम इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर कंपैरिजन करवाना चाहते हैं। हमने सीएक्स में 4 वैल्यू मूव कर दी बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा लूप 4 टाइम्स चले। जैसे ही हमारा कंट्रोल लूप पर शिफ्ट होगा तो एसआई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो मींस कि वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे एरे 1 के मींस एएल में हमारे पास जो है वो एसआई पड़ा है और एसआई की फर्स्ट वैल्यू एंड जब एसआई +1 होगा तो वो नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा और फिर इन दोनों के ऊपर कंपैरिजन परफॉर्म होगी बीएल और एएल दोनों के ऊपर कंपैरिजन परफॉर्म हो एंड जंप एंड गो टू लेबल। अब ये कंपेयर करके लेबल पर जाएं अगर तो वो इक्वल है तो एएल का डाटा बीएल में मूव हो जाए और बीएल का जो डाटा है वो डीआई मेमोरी लोकेशन में मूव हो जाए और डीआई में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है वेरिएबल पड़ा है वेरिएबल मीन पड़ा है मीन्स कि अगर वो दोनों जो सेकंड एलिमेंट इक्वल है और सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट से लेस है तो वो डीआई में मूव हो जाए। अगर नहीं तो जंप बैक एंड एसआई को इंक्रीमेंट करें और लूप चलता रहे जब तक कि हमारे पास एरे का मिनिमम नंबर ना आ जाए और इस तरह हमारा प्रोग्राम जो वो एंड हो जाएगा। सो इस तरह हम अपना टास्क 3 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारे पास है कि सर्च अ नंबर इन एन एरे। हमने किसी एरे में से किसी नंबर को सर्च करना है। डिफाइन एरे हमने एरे को डिफाइन भी करना है एंड सर्च एनी नंबर फॉर्म में और उससे कोई भी नंबर अपनी मर्जी का सर्च भी करना है। इसके लिए प्रोग्राम कुछ यूँ है कि सबसे पहले हमने एक एरे में कुछ वैल्यूज मूव करवा दी है। फॉर एग्जांपल इस एरे में हमने 10 वैल्यूज मूव करवा दी। देन सिमिलरली जैसे हम करते आ रहे हैं प्रीवियस एग्जांपल से कि उस एरे का जो एड्रेस है वो किसी रजिस्टर में मूव करवा देंगे एंड देन काउंटर रजिस्टर की वैल्यू फिक्स कर देंगे 10 बिकॉज हमारे पास एरे में 10 वैल्यूज है एंड देन हमने सर्चिंग का प्रोसीजर अप्लाई करना है तो हम सर्च या तक की जो लेबल है वो लगाएंगे एंड एएक्स में हम 9 मूव कर देंगे और जो एसआई का हमारे पास डाटा पड़ा है उसे हम किसी रजिस्टर में मूव करेंगे और इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे एएक्स और डीएक्स को कि अगर तो ये दोनों इक्वल है तो हमारा कंट्रोल जो है वो स्टॉप पर शिफ्ट हो जाए और एसआई की जो वैल्यू है वो बीएक्स रजिस्टर में मूव हो जाए मींस के जो हमारा नंबर टू बी सर्च है वो बीएक्स रजिस्टर में आ जाए। अगर नहीं तो वो एसआई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो और लूप हमारे पास चलता जाए। सो इस तरह टास्क 4 भी हो गया। देन फाइनल जो लास्ट टास्क है हमारे पास वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। हमने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इसके लिए प्रोग्राम कुछ यूँ होगा। सबसे पहले हम एएल रजिस्टर में वो नंबर मूव कर देंगे जिस नंबर का फैक्टोरियल हम फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहती हूँ एंड सीएल में हम वो डाटा मूव कर देंगे जितनी बार हम चाहते हैं कि हमारा लूप चले। फॉर एग्जांपल 3 के फैक्टोरियल के लिए हमारा लूप 2 बार चले या 3 बार चले आंसर हमारे पास एक ही आएगा एंड देन हम एएल का डाटा बीएल में मूव करवा देंगे मीन्स के 3 जो वैल्यू हम बीएल में मूव करवा के बीएल को डिक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि फैक्टोरियल का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर होता है डिक्रीमेंटेड नंबर वो प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। सो इसके लिए अब जब हम लूप लगाएंगे तो मल्टीप्लाई बीएल मीन्स के जो बीएल में डाटा पड़ा है मीन्स अब अगर इस केस में बीएल में हमारे पास 2 पड़ा है तो वो एएल से मल्टीप्लाई हो जाए एएल में हमारे पास 3 पड़ा है देन अगेन बीएल डिक्रीमेंट हो और ये प्रोसीजर चलता जाए और हमारे पास जो है फाइनल रिजल्ट आ जाए टिल देन कि हमारे लिए जो लूप काउंटर रजिस्टर है वो 0 नहीं होता। तो इसे हम इमुलेट करके चेक कर लेते हैं। जब हम सिंगल स्टेप से देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक्स में एल में 3 आएगा सीएल में 2 एंड बीएक्स में हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। अब बीएक्स डिक्रीमेंट होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा एंड देन जब इनके ऊपर लूप लगेगी तो फाइनल रिजल्ट जो है वो बीएल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन जो बीएक्स में हमारे पास बीएक्स डिक्रीमेंट हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा काउंटर रजिस्टर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी एंड वो से फाइनल रिजल्ट जो है हमारा एएक्स रजिस्टर में आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं थ्रू लूप। हम लूप में जस्ट मल के जो ऑपरेशन मल और डिक्रीमेंट का जो कमांड है उसके थ्रू हम किसी भी इंस्ट्रक्शन के फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लैब 7 इन which I can discuss how we can implement loop using emulator 8086 in assembly language programming. So this is all.
That's it for today's video. I hope you like this video. If you like this video, kindly like it and subscribe to my channel. Till next video. Thank you. Allah Hafiz.